दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने? 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। बताने 70 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही से अटेम्प्ट किए हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी सिंपल सी बात है, इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? फर्स्ट का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हेरोडोटस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोलते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन सिंपल सी बात है कब शुरू हुआ? सेकेंड का दोस्तों बी करेक्ट है, 1920 में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? दोस्तों किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तीसरे का दोस्तों ए करेक्ट है, वारन हेस्टिंग्स पर चलाया गया, याद रखिए। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारन हेस्टिंग्स पर, ए करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में दोस्तों हीरोज के साथ सामना करना पड़ा, हीरोज के साथ, याद रखिए दोस्तों। ए करेक्ट है। चौथे क्वेश्चन का दोस्तों ए राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बताइएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 5 का दोस्तों डी करेक्ट है, राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन क्या बना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन देखिए। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? दोस्तों वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है पूछा जा रहा है। तो ये किस पुस्तक से संबंधित है? ए करेक्ट है, आनंद मठ से संबंधित है, याद रखिए। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित दोस्तों? आनंद मठ से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? दोस्तों सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? दोस्तों मुंडोक उपनिषद में है, याद रखिए। 8वें का दोस्तों सी करेक्ट है, मुंडोक उपनिषद में है सत्यमेव जयते का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। अग्नि परीक्षा के लेखक दोस्तों कौन है? अग्नि परीक्षा के दोस्तों लेखक पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन है? तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, आचार्य तुलसी है, याद रखिए। अग्नि परीक्षा के लेखक दोस्तों कौन है? आचार्य तुलसी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 10th क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ, याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। पोस्ट ऑफिस अंग्रेजी के लेखक कौन है? दोस्तों पोस्ट ऑफिस अंग्रेजी के लेखक कौन है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस पुस्तक है, इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है? दोस्तों 11th का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर है, याद रखिए। पोस्ट ऑफिस के लेखक दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर क्या बनना है। 12 क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन बनना है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? दोस्तों जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ, याद रखिए। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा गया? दोस्तों सिंपल सी बात है, अभिनव भारताचार्य के नाम से किससे पुकारा गया था? मध्यकालीन राजस्थान का शासक था तो राणा कुंभा को, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा जाता था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन। सिख के अंतिम गुरु कौन थे? या फिर सिखों के अंतिम गुरु दोस्तों कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ऐसा बोल सकते हो। 14 का दोस्तों ए करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिए। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? दोस्तों कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? 15 का दोस्तों ए करेक्ट है, सांख्य है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य। अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, बेसिन की संधि दोस्तों कब हुई थी? बेसिन की संधि कब हुई थी पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी वाला 1802 में हुई थी, याद रखिएगा। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है, WC बनर्जी थे, याद रखिए। यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है। 18वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बताइए फटाफट यहाँ पर कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध था दोस्तों, याद रखिए। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था? प्लासी का युद्ध था 1757 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? स्वर्ण मंदिर के संस्थापक दोस्तों कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। 19 का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है, गुरु अर्जुन देव थे, याद रखिए। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर के संस्थापक थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया दोस्तों? सांची का स्तूप किसने बनवाया था पूछा जा रहा है यहाँ पर, बताओ फटाफट। अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या फिर कौटिल्य। 20 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना, लखनऊ। 21 का दोस्तों ए करेक्ट है, कलकत्ता थी, याद रखिए। कहाँ थी? कलकत्ता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रही थी? एनी बेसेंट रही थी, याद रखिए। कौन रही थी? एनी बेसेंट। चलिए सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 712 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। क्या करेक्ट है? राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? देखिए पहला महायुद्ध हुआ था 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला युद्ध चला था, सिंपल सी बात है आपका, पहला युद्ध चला था आपका 4 वर्ष, दूसरा युद्ध चला था आपका 6 वर्ष। तो यहाँ पर कब समाप्त हुआ? दूसरा युद्ध की बात हो रही है 1945 में समाप्त हुआ, याद रखिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय बना था? एलोरा का जो विख्यात शिव मंदिर है किस राजवंश के समय में बना था दोस्तों? 25 का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, राष्ट्रकूटों के समय में बना था, याद रखिए, या फिर शासनकाल में बना था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? 26 का दोस्तों ए करेक्ट है, नागभट्ट था, याद रखिए। कौन था? नागभट्ट। ए करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन क्या बनना है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए दोस्तों? तो करेक्ट है 27 का सी वाला, 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? भारतीय जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? तो करेक्ट आंसर जा रहा है 28 का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, याद रखिए। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषणा कर सकते हैं? मतलब कि ऐसा पूछा जा रहा है संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति शासन मतलब कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है, मतलब कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद है? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, तीन होते, 352, 356, 360 ऐसा।
तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं 352 के तहत, याद रखिए ऑप्शन नंबर 29 का बी करेक्ट है। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 350, 352, 525, 520। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। 552 है कुल, याद रखिए 552। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों कितनी है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, याद रखिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, याद रखिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की धारा 370 केवल किस राज्य पर लागू होती है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। अब ये गाइस धारा खत्म कर दी गई, ठीक है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है। जम्मू कश्मीर में धारा 2019 में खत्म कर दी गई थी, याद रखिए। फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से कि जो संविधान मतलब कि अनुच्छेद 370 ये कौन सी धारा, मतलब कि धारा 370 जो थी ये किस राज्य से संबंधित थी, किस राज्य में सबसे पहले लागू होती थी? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू होती थी मगर ये 2019 में समाप्त कर दी गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रह सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 33 का, यानी कि वह 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन खालिस्तान के दौरान प्रारंभ हुआ। चंपारण में सत्याग्रह, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रॉलेट एक्ट अधिनियम, या फिर 1919 से 22 के प्रथम असहयोग आंदोलन। करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के टाइम स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद रखिए, यह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? मैकाले का कार्यवत, हंटर आयोग, चार्टर्ड अधिनियम, वुड का डिस्पैच। 35 का डी करेक्ट है। वुड का डिस्पैच के माध्यम से शैक्षिक रिपोर्ट अस्तित्व में आया कलकत्ता विश्वविद्यालय, याद रखिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, 36वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 23 मार्च 1931 में किस कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र मामला गलत। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या सही। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने सही। तो ये दोनों दोस्तों सही है, बी और सी हमारे हिसाब से सही है, बी और सी दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये दोनों सही हैं, याद रखिए ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, भारतवर्ष में लड़के और लड़की के विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या? क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, ऐसा पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है दोस्तों। तो लड़के की आयु सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। लड़के की आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। भारत में लड़के और लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष और 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति का अनिवार्य होता है? तो करेक्ट आंसर जा रहा है 38 का ऑप्शन नंबर बी वाला, राष्ट्रपति की अनुमति का होना, मतलब कि राष्ट्रपति की अनुमति होना अनिवार्य है, बी करेक्ट है। संसद का अंग है दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है ना। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, भारत में राज्यों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब यहाँ पर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है दोस्तों? 41 का दोस्तों बी करेक्ट है इसका, संसद को पेश करती है, याद रखना है, किसे? संसद को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है
किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? 42 का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है। 1858 का अधिनियम। कौन सा? 1858 का अधिनियम के तहत कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? 43 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, यानी कि 45 से 52% तक, 45 से 55% मान सकते हो, बीच में, इसके बीच में, यानी कि 52% आ रहा है, समथिंग में यही आ रहा है। तो 52% लोग ऐसे हैं जो कृषि पर ही आधारित है, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूट सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बंगाल में होता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानक समय रेखा किस शहर से देखो गुजरती है? भारत में मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? 45 का दोस्तों करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर डी वाला, इलाहाबाद से गुजरती है, याद रखिए। कहाँ से? इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? 46 का दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका, ऑप्शन नंबर डी वाला, देहरादून में स्थित है, याद रखिए। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा निम्न से किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? कनाडा, ब्राजील, चीन, सऊदी अरब। 47 का दोस्तों बी करेक्ट, ब्राजील से होकर गुजरती है, याद रखिए। विषुवत रेखा ब्राजील से गुजरती है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है दोस्तों? अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, याद रखिए। कहाँ? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 क्वेश्चन क्या बना है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? 49 क्वेश्चन। ए करेक्ट है, इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। कहाँ स्थित दोस्तों? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। 49 का ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, याद रखिए। कौन सा है? एंजल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है दोस्तों? कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो करेक्ट आंसर है 51 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी वाला, एडीज पर्वत श्रृंखला, याद रखिए। क्या करेक्ट है? बी राइट है दोस्तों इसका, एडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी झील की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कैस्पियन सागर, ये भी एक झील ही बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखिए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 53 क्वेश्चन क्या बनना है। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो 53 क्वेश्चन का सी करेक्ट है यहाँ पर, 38वीं समांतर रेखा कहलाती है दोस्तों। 38वीं समांतर रेखा कहलाती है, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा 38वीं सीमा रेखा है, याद रखिए। 38वीं समांतर रेखा है, सी करेक्ट है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों? ये भी सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन मंडल की सबसे अधिक मात्रा, याद रखिए। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब होता है समताप मंडल, ठीक है ना दोस्तों। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन मंडल की सबसे अधिक मात्रा। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, सौर मंडल की खोज दोस्तों किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी, पूछा जा रहा है आप सभी से, बताओ। तो ये दोस्तों कॉपरनिकस ने की थी, याद रखिएगा। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। फिलहाल ए करेक्ट है 55 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 56 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? भारत में आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? 56 का दोस्तों बी करेक्ट है, असंतुलित विकास, याद रखिए। असंतुलित विकास की नीति अपनाई गई थी। फिलहाल दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में
पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन का मतलब कि पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? 57 क्वेश्चन का सी करेक्ट है। देश की विशाल जनसंख्या। क्या है? देश की विशाल जनसंख्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखिएगा, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद तथा अर्थात जीएनई और जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनई और जीडीपी में क्या अंतर है दोस्तों? 58 का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है। विदेशों से प्राप्त निविल आय का अंतर। विदेशों से प्राप्त दोस्तों निविल आय का अंतर याद रखिए, यही है जीडीपी और जीएनपी में अंतर, विदेशों से प्राप्त निविल आय का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? तो 59 क्वेश्चन के दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है, गुन्नार मिर्डल ने। याद रखिए किसने किया? गुन्नार मिर्डल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन क्या बना है, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय उत्पाद की सर्वोच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई? निम्न में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की सर्वोच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई? तो 60 का एक करेक्ट है, 1988-89 में प्राप्त हुई। याद रखिए किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की सर्वोच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई? 1988-89 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का परामर्शदाता नहीं था? कौन राष्ट्रीय आय की समिति का परामर्शदाता नहीं था? 61 का दोस्तों बी करेक्ट है, गुन्नार मिर्डल नहीं था। याद रखिए कौन? गुन्नार मिर्डल। 62 क्वेश्चन क्या बना है, राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ है। राष्ट्रीय आय का दोस्तों सामान्य अर्थ क्या है? बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिए बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद है राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ। 63 क्वेश्चन देखिएगा, साधन लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद है। साधन लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है दोस्तों? 63 का दोस्तों ए करेक्ट है, राष्ट्रीय आय के बराबर है। याद रखिए कौन है? क्या है? राष्ट्रीय आय के बराबर। राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित विधि निम्न में से क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित विधि क्या कहलाती है दोस्तों? 64 का दोस्तों डी करेक्ट सभी कहलाती उत्पादन विधि, शुद्ध उत्पादन विधि, क्षेत्रानुसार उत्पादन विधि, ये सभी डी करेक्ट है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड। 65 का सी करेक्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। याद रखिए एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। आकाश नीला लगता है क्यों? क्यों दोस्तों नीला लगता है आकाश? 66 का दोस्तों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? लघु तरंगदैर्ध्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। लघु तरंगदैर्ध्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए लगता है आकाश का रंग नीला। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है जिसको बताओ कि नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण क्या है दोस्तों? अतिचालक का लक्षण है 68 का ए करेक्ट, उच्च पारगम्यता है अतिचालक का मुख्य लक्षण। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कैसा महसूस कर सकते हो? तो 69 क्वेश्चन के सी करेक्ट, आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हो। ऐसा ठीक, ऐसा करने से आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 70 क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, दोनों पर, किसी पर भी नहीं। 70 का बी करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। याद रखना है दोस्तों, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, बी करेक्ट है, याद रखिए।
तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।